बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अंजुमन फ़रोग़ उर्दू के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुरजोश खैर मक़दम है। आज हम प्रकाश फ़िक्री की मशहूर गज़ल शबनम भीगी घास पे का फ़नी तज्ज़िया करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस गज़ल में क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से निसाब में शामिल है। आम तौर पर हम सुनते आए हैं कि गज़ल में महबूब से बातें करना, महबूब के हुस्न व जमाल की तारीफ़ करना, ऐसे मौज़ूआत को बयान किया जाता है। लेकिन बात के जो शोरा हैं, जदीद शोरा जिन्हें हम कह सकते हैं, जिन्होंने जदीदियत के हवाले से गज़लें कही हैं, नज़में कही हैं, उन्होंने इस रिवायत से इन्हिराफ़ करने की कोशिश की है। और प्रकाश फ़िक्री की ये गज़ल इस लिहाज से ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। सबसे पहले हम गज़ल का मतन पढ़ेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि मतला क्या है, रदीफ़ क्या है, काफ़िया क्या है और अशार की तशरीह करेंगे। सबसे पहले हम गज़ल पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबनम भीगी घास पे चलना कितना अच्छा लगता है, पाँव तले जो मोती बिखरे झिलमिल रास्ता लगता है। जाड़े की इस धूप ने देखो कैसा जादू फेर दिया, बेहद सब्ज़ दरख्तों का भी रंग सुनहरा लगता है। भेड़ें उजली झाग के जैसी, सब्ज़ा एक समंदर सा, दूर खड़ा वो पर्वत नीला ख्वाब में खोया लगता है। जिसने सबकी मैल कसाफत धोई अपने हाथों से, दरिया कितना उजला है वो शीशे जैसा लगता है। फूलों वाला मौसम शायद दस्तक देकर लौट गया, हमने अब जो खिड़की खोली सब कुछ फीका लगता है। अंदर बाहर एक खामोशी, एक जलन बेचैनी सी, किसको हम बतलाएं आखिर ये सब कैसा लगता है। शाम लहकते जज्बों वाली फ़िक्री कब की राख हुई, चांद रुपहली किरणों वाला दर्द का मारा लगता है। गज़ल की जो अज्ज़ाए तरकीबी है उसमें सबसे पहले नंबर पर मतला है। मतला गज़ल का पहला शेर कहलाता है। एक शेर में 2 मिसरे होते हैं और गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया या हम रदीफ़ होते हैं। अब आते हैं काफ़िया कौन सी बला है। काफ़िया बोलते हैं ऐसे अल्फाज के मजमूए को जो सुनने में एक लगे लेकिन वो मानवी तौर पर उनके माने बिल्कुल अलग अलग हों। जैसे इस गज़ल में मिसरा नंबर 1 में 2 में काफ़िया आया है और हर शेर के आखिरी मिसरे में जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इसमें जो काफ़िया आया है उसे हम जो अल्फाज ऐसे आए हैं जो हम माना ना हो बल्कि हम वज़न हों लेकिन माने बिल्कुल अलग अलग हों, उन्हें काफ़िया कहते हैं। हमने लिख दिया है पहले मिसरे में अच्छा, दूसरे में रास्ता, चौथे में सुनहरा, छठे में खोया, 8वें में जैसा, 10वें में फीका, 12वें में कैसा और 14वें में मारा। ये कवाफ़ी हैं। और उसके बाद रदीफ़ आती है। रदीफ़ सबसे लास्ट में आती है। ये बुनियादी शर्त नहीं है जबकि काफ़िया बुनियादी शर्त में शामिल है। काफ़िया भी उसी तरह से है। काफ़िया के बाद रदीफ़ आती है, रदीफ़ लास्ट में होती है, उससे पहले काफ़िया आता है। तो उसी तरह मिसरा नंबर 1 में, 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, 14 में जो लगता है के नाम से आ रहा है वो उसे बोलेंगे हम, वो रदीफ़ है। और उसके बाद हम आएंगे मक्ता की तरफ। हम जानते हैं कि मक्ता गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। प्रकाश फ़िक्री का असली नाम था मोहम्मद ज़हीरुल हक़, लेकिन वो प्रकाश फ़िक्री के नाम से अदबी दुनिया में मशहूर हुए और उन्होंने मक्ते में फ़िक्री अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है जिसका निशान लिखा हुआ है। फ़िक्री उस तरह लिखते हैं। इसके बाद हम आते हैं, हमने देखा कि इसमें 7 अशार हैं। अशार की तादाद 7 है। मतलब ये हुआ कि क्लासिकी गज़ल की रिवायत रही है कि गज़ल के अशार की तादाद ताक होने चाहिए, वहाँ जुफ्त लिखा हुआ है, ताक होने चाहिए। ताक मतलब 1, 1, 3, 5, 7 जैसे वित्र की नमाज कैसे पढ़ते हैं 1, 3, 5, 7 उसी तरह ताक है।
अब हम गज़ल की तशरीह की तरफ आते हैं। इसमें मजमूई तौर पर देखा जाए तो मालूम होता है कि प्रकाश फ़िक्री ने झारखंड की क़बायली ज़िंदगी और यहाँ की आबो हवा को मौजू बनाकर पूरी गज़ल में अपनी बातें कही हैं, और ऐसा लगता है कि वो झारखंड की सरज़मीन से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। मतलब हम देखते हैं, शबनम भीगी घास पे चलना कितना अच्छा लगता है। शबनम बोलते हैं ओस को, सुबह जो शबनम गिरती है, कह रहा है शबनम ऐसी घास पे जो शबनम भीगी हुई हो, उस पे चलना कितना अच्छा लगता है। पाँव तले जो मोती बिखरे, और कह रहा है तशबीह दे रहा है कि जो पाँव के नीचे जो शबनम है वो मोती की तरह है, और जो बिखरे हुए हैं ज़मीन में, ऐसा लगता है कि झिलमिल रास्ता की तरह है। रास्ता है लेकिन झिलमिल है, वो पानी से अटा हुआ है। और उसी बात की मुशाबहत बयान करके शायर ने अपनी बात कही है। अगले शेर में शायर कहता है, जाड़े की इस धूप ने देखो कैसा जादू फेर दिया, बेहद सब्ज़ दरख्तों का भी रंग सुनहरा लगता है। इसमें माने के तौर पर कोई इश्काल नहीं है। सब्ज़ बोलते हैं हरे को। कह रहा है जाड़े की इस धूप ने, सर्दी के मौसम में धूप की अहमियत का एहसास हमें होता है, तो कह रहा है जाड़े की इस धूप ने देखो कैसा जादू फेर दिया है। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आ रही हैं, और लोग जाड़े की धूप में बैठकर धूप सेक रहे हैं। तो उसी की तरफ इशारा कर रहा है कि जाड़े की इस धूप ने देखो कैसा जादू फेर दिया, बेहद सब्ज़ दरख्तों का भी, धूप की वजह से जो दरख्त हैं वो बेहद सब्ज़ नज़र आ रहे हैं और उनका रंग बड़ा सुनहरा लग रहा है। इसी बात को शायर ने अपने अंदाज में कहा है। अगले शेर में कहा है, भेड़े उजली झाग के जैसी, सब्ज़ा एक समंदर सा, दूर खड़ा वो पर्वत नीला, ख्वाब में खोया लगता है। अब ये देखिए, शायर कहता है कि भेड़े जो हैं, भेड़ बकरियां हैं, भेड़े हैं, उसके जिस्म में जो खाल है वो कह रहा है उजली झाग के जैसी उसके खाल नज़र आ रही है, और सब्ज़ा हरियाली जो है, सब्ज़ा जो एक समंदर सा है, समंदर की तरह है। दूर खड़ा वो पर्वत नीला, पर्वत जो पहाड़ को कहते हैं, पहाड़, वो नीला पहाड़ दिख रहा है। लग रहा है कि वो इस तरह से खड़ा है जैसे ख्वाब में खोया हुआ है, अपनी महबूब की याद में खोया हुआ है। अगले शेर में आते हैं, जिसने सबकी मैल कसाफत धोई अपने हाथों से, दरिया कितना उजला है वो शीशे जैसा लगता है। अब वो दरिया की तारीफ़ कर रहे हैं। पहले वो शबनम की तारीफ़ की, फिर धूप की तारीफ़ की, उसके बाद पहाड़ और समंदर की तारीफ़ की। अब वो दरिया की तारीफ़ करते हुए कहता है, जिसने सबकी मैल कसाफत, दरिया की ख़ास बात यह है कि वो सबकी मैल और कसाफत भी गंदगी को बोलते हैं, जिसने सबकी मैल कसाफत अपनी हाथों से धोई। ये दरिया के हाथ पांव तो होते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इसका सहारा लिया है। कह रहा है कि दरिया के हाथ पैर हैं और उसने अपने हाथों से सबकी कसाफत धोई है, फिर भी वो शीशे जैसा का उजला है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया है। इसीलिए वो एक सबक देना चाह रहे हैं शायर। अब अगले शेर में आते हैं, फूलों वाला मौसम शायद दस्तक देकर लौट गया। अब ये तमाम चारों अशार के बाद ये कहता है, अब शायर अपनी बात कह रहा है कि फूलों वाला मौसम शायद दस्तक देकर, मतलब मेरे दरवाज़े पे खटखटा कर वापस लौट गया। हमने अब जो खिड़की खोली सब कुछ फीका लगता है, लेकिन हमने मौसम गुज़र जाने के बाद, बहार के मौसम के गुज़रने के बाद, हमने ख़ज़ा का मौसम में जब खिड़की खोली तो सब कुछ फीका फीका लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब शायर आता है अपने मतलब की बात की तरफ। कहता है, अंदर बाहर एक खामोशी, एक जलन बेचैनी सी। कह रहा है अंदर भी है और बाहर भी है, मेरे दिल के अंदर भी है, मेरे जिस्म के अंदर, और मौसम जो बाहर फीका फीका लग रहा है उसमें बाहर भी एक जलन है, एक सोजिश है, एक बेचैनी है। किसको हम बतलाएं आखिर ये सब कैसा लगता है, हम किससे इसका मदावा करें, मेरा महबूब मुझसे रूठा हुआ है, हम किससे इस बात को बताएं कि अंदर और बाहर एक खामोशी है और बेचैनी है, हम किसको बताएं। अब गज़ल के मक्ते में शायर कहता है, शाम लहकते जज्बों वाली फ़िक्री कब की राख हुई, चांद रुपहली किरणों वाला दर्द तुम्हारा लगता है। अब कहता है शाम
हमने देखा शुरू के शेर में शायर ने सुबह के मंज़र की तस्वीर कशी की थी, अब वो शाम की तरफ आ रहा है। शाम लहकते जज्बों वाली फ़िक्री कब की राख हुई, कह रहा है जो मेरे जज्बात थे मेरे अंदर वो सब कब के राख हो गए, मांद पड़ गए। शाम होते ही, एक शेर है, शाम होते ही चिरागों को जला देता हूँ, बुझा देता हूँ, दिल ही काफ़ी है तेरी याद में जलने के लिए। तो कह रहा है शायर, प्रकाश फ़िक्री कहते हैं, शाम लहकते जज्बों वाली फ़िक्री कब की राख हुई, ये कब की मेरे जज्बे कब के राख हो गए, मांद पड़ गए। चांद रुपहली किरणों वाला दर्द का मारा लगता है। चांद की रोशनी है जो धीमी रोशनी है, वो ऐसा लगता है कि दर्द का मारा हुआ है और धूप जैसी उसमें तपिश नहीं है, इसीलिए उसको दर्द का मारा कहता है कि ये भी गम का खाया हुआ है। इसी बात को शायर ने अपने अंदाज में कहा है। पूरी गज़ल में उन्होंने मनाज़िर फ़ितरत की अक्कासी की है। इसे हम नेचुरल शायरी से ताबीर कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया।